स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो अपनी परीक्षा की तैयारी इस चैनल से जुड़कर फ्री में कर सकते हैं। आज हम एसएसटी, जिन लोगों का एसएसटी सब्जेक्ट है या जीके जीएस में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उनमें आधुनिक भारत का इतिहास के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे। आप लोगों को सबको पता है कि इतिहास 3 भागों में बांटा गया, एक तो प्राचीन इतिहास, फिर माध्यमिक इतिहास और फिर आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विनायक दामोदर सावरकर ने की, ठीक है। इसका डिटेल जानते हैं कुछ। देखिए, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। इसकी शुरुआत 1899 में नासिक में मित्र मेला के रूप में हुई थी। 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। पेरिस इंडियन सोसाइटी किस स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना भीकाजी कामा ने की थी, ठीक है। भीकाजी कामा। जिन लोगों का इतिहास सब्जेक्ट है वो लोग तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, ठीक है, क्योंकि टीजीटी या पीजीटी में पढ़ाने के लिए 2 कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट मांगा गया है, तो इतिहास, भूगोल या आपके पास पॉलिटी हो, ठीक है, इसी तरीके से। तो इसमें ये क्वेश्चन है हमारा दूसरा, पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो भीकाजी कामा, ठीक है। ये क्या है? तो देखिए, पेरिस इंडियन सोसाइटी एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना भीकाजी कामा ने 1905 में फ्रांस के शहर में किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन, कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध में लड़ रही है, ठीक है। कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध में है, ठीक है, उसके पास कोई हथियार नहीं है। ये किसका कथन है? ठीक है, तो ये सैयद अहमद खान का ये कथन है, ठीक है। देखिए, उपरोक्त कथन सर सैयद अहमद खान द्वारा कहा गया था। उन्होंने कड़े शब्दों में कांग्रेस की निंदा की थी। वे एक मुस्लिम समाज सुधारक थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। 1875 में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की थी। पहले इसका नाम क्या था? मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसका नाम बदलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम। यह अभी आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आप क्या, जिसका सब्जेक्ट है उसको तो बोरिंग नहीं लगेगा। और ये जीके में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, बुकर प्राइज़ जीतने वाली अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज़ से किस वर्ष सम्मानित किया? ना, तो बुकर प्राइज़ से इन्हें 1997 में सम्मानित किया है। ये कौन थी? देखिए, अरुंधति रॉय को 1997 में बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया था। किसके लिए? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यह उपन्यास 1996 प्रकाशित हुआ था, यानी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स क्या है? उनके द्वारा रचित उपन्यास है, ठीक है। यह अरुंधति का पहला उपन्यास था। नेक्स्ट है, जापान में पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया? 7 दिसंबर 1941 को जापान के पर्ल हार्बर में आक्रमण किया गया। कैसे? देखिए, 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अचानक अमेरिका के हवाई क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया था, ठीक है। पहले किसने किया था? जापान ने किया था, ठीक है। तो बाद में यहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया था, बदला लेने के लिए जापान ने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश पर जापान ने कब्जा किया था? अंडमान व निकोबार ने, ठीक है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में किसने कब्जा किया था?
ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद केंद्र शासित प्रदेश जो अंडमान निकोबार है, इसमें जापान ने कब्जा किया था। ठीक है, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कब्जा किया। 1945 में संसाधनों के अभाव के कारण जापान को अंडमान व निकोबार छोड़ना पड़ा। 42 में कब्जा किया, 45 में उसे छोड़ना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान में डोमिनियन स्टेटस का निर्माण किसने किया? किसने? नेहरू रिपोर्ट ने। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट क्या था? देखिए, नेहरू रिपोर्ट 28-29 अगस्त 1928 के मोतीलाल नेहरू द्वारा पेश की गई थी। ठीक है, आप इसके आंसर को ध्यान रखिए, थोड़ा इसकी डिटेल के बारे में जान लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल मैंने लिखा हुआ है। नेहरू रिपोर्ट 28-29 अगस्त 1928 के मोतीलाल नेहरू द्वारा पेश की गई थी। इस रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग करने की सिफारिश की गई थी। अंतिम रिपोर्ट पर मोतीलाल नेहरू, अली इमाम, तेज बहादुर, संप्रू माधव, श्रीहरि, आने मंगल सिंह तथा सुभाष चंद्र बोस ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो ये क्या है? भारतीय संविधान में जो डोमिनियन स्टेटस का निर्माण नेहरू रिपोर्ट ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 1857 के विद्रोह के दौरान किसे एक जमींदार द्वारा धोखा दिए जाने के बाद किस क्रांतिकारी को पकड़ा गया और उसे फांसी दे दी गई? तो ये तात्या टोपे को। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर के। ठीक है, तो देखिए तात्या टोपे का जन्म 1814 को हुआ था। ठीक है, उन्होंने 1857 के विद्रोह में सक्रिय होकर हिस्सा लिया। उन्हें 18 अप्रैल 1859 को मृत्युदंड दे दिया गया था, क्योंकि इनके एक मित्र ने, जिसके यहाँ ये छुपे हुए थे, उन्होंने उनके साथ धोखा दिया। ठीक है, जिसके कारण वो पकड़े गए और उनको मृत्युदंड की सजा हो गई। आगे बढ़ते हैं हम। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्रा। ठीक है, ये क्या है? देखिए, नील दर्पण नामक नाटक की रचना दीनबंधु मित्रा ने की थी। यह पुस्तक 1860 में ढाका में प्रकाशित हुई थी। ढाका किसकी राजधानी है? श्रीलंका की है ना। ढाका कहाँ पर है? श्रीलंका में। तो ये कौन सी पुस्तक है? नील दर्पण पुस्तक। आगे बढ़ते हैं। राजमाला भारत के किस राज्य के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? ये राजमाला जो है, राजमाला में त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा के इतिहास जानना हो तो कौन सी पुस्तक है? राजमाला। ठीक है, तो राजमाला पुस्तक त्रिपुरा के इतिहास जानने का एक स्रोत है। ठीक है, इसमें त्रिपुरा के राजाओं राजवंशों का वर्णन है। यह पुस्तक 15वीं शताब्दी में धर्म माणिक्य के कार्यकाल के दौरान लिखी गई थी। आगे, कश्मीर को 75 लाख रुपए में ईस्ट इंडिया कंपनी से किसने खरीदा था? 75 लाख रुपए देकर ईस्ट इंडिया कंपनी से किसने खरीदा था कश्मीर को? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के महाराज की उपाधि भी धारण की। ये कौन थे? गुलाब सिंह। ठीक है, 75 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को देकर उन्होंने जम्मू और कश्मीर को खरीदा था। जम्मू और कश्मीर रियासत के पहले महाराजा थे कौन? गुलाब सिंह। 1846 की अमृतसर की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने कश्मीर 75 लाख रुपए में गुलाब सिंह को बेचा था। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सूझबूझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, ये इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के द्वारा। ठीक है, क्या है ये? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सूझबूझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार का आयोजन किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सूझबूझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार का क्रियान्वयन किया गया। ठीक है, ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के द्वारा। ठीक है, अंतिम बार यह पुरस्कार 2009 में जर्मनी के चांसलर एंजेला मेर्केल को दिया गया था। ये तो नहीं पूछेगा, पर डिटेल के साथ आप पढ़ेंगे तो कहते हैं ना, एक कहानी की तरह। इतिहास क्या है? एक कहानी है, तो कहानी की तरह ही हम पढ़ेंगे तो हमें ये लंबे समय तक याद रहेगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं। 1835 में कबायली हमलों का सामना करने के लिए कशेर लेवी की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? असम राइफल्स के नाम से। ठीक है, किसको जाना जाता है? कशेर लेवी की जो स्थापना की गई थी उसे असम राइफल्स के नाम से जाना जाता है।
डिटेल देखते हैं। 1835 में कशेल लेवी की स्थापना की गई थी। 1917 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया। वर्तमान में असम राइफल्स का मुख्यालय शिलांग में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? गोपाल कृष्ण गोखले से। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? गोपाल कृष्ण गोखले से। ठीक है, देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को की थी। इस संगठन में विभिन्न सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया गया। आगे बढ़ते हैं हम। स्थान नमक सत्याग्रह से संबंधित है। कौन सा स्थान? एक धरसाना स्थान है, वो नमक सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और भी ऑप्शन थे, मैंने सिर्फ ऑप्शन लिए हैं ताकि आपका समय बहुत कीमती है, टाइम नहीं है तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा, तो हम फटाफट अपना कोर्स कंप्लीट करके इसका रिवीजन भी करना है हम लोगों को। तो मई 1930 में दांडी यात्रा के बाद गांधी जी ने धरसाना सॉल्ट वर्कर्स में ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का विरोध किया था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? 13 जनवरी 1919 को। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी थी, जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग शांति के साथ प्रदर्शन कर रहे थे तो जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेज सैनिक ने सभा में मौजूद लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। ठीक है, और इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों क्या हजारों लोग मारे गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। दीवानी अदालत तो आप लोग जानते हैं ना, सदर में दीवानी अदालत जिसमें ज़मीनी विवाद को लेकर झगड़ा सुलझाया जाता है, उसे दीवानी अदालत। तो ये इसकी स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस आंदोलन की शुरुआत दांडी से हुई थी? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, नमक जो तोड़ा था ना, उससे दांडी से हुई थी। देखिए, नमक सत्याग्रह की शुरुआत दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को हुई थी। ये डेट ध्यान रखिएगा, 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह सविनय अवज्ञा के पहले अध्याय का हिस्सा था। गांधी ने इस यात्रा का नेतृत्व साबरमती से तटीय गांव दांडी तक किया। ठीक है, 390 किलोमीटर की यह यात्रा 24 दिन में पूरी हुई। ये लाइन भी नोट कर लीजिए, 390 किलोमीटर की यह यात्रा थी जो कि 24 दिनों में पूरी हुई। और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुँचे? दांडी, और वहाँ पर उन्होंने नमक कानून तोड़ा। इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और बाद में लाखों लोग इस आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिनियम या सुधार या चार्टर के द्वारा भारत में स्वराज की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो ये क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा इसके जो अधिनियम सुधार ये सब होता है ना, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है। इसमें क्या हुआ था? देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कुछ संस्थानों में स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 में तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 बनाया गया था। स्वायत्तता जानते हैं? स्वयं का शासन। ठीक है, इसकी शुरुआत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम। संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन होता है? मतलब कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। ये कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, तो सबसे पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। किसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी? तो निजाम उल मुल्क ने। ठीक है, हैदराबाद राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1748 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की विफलता का कारण है? ठीक है, तो ये क्या है? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की विफलता का कारण अलबुर्क की मृत्यु है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली राजा अलबुर्क था ही।
ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद कोई ऐसा शासक नहीं था जो कुल प्रशासन को नियंत्रित कर सके और इसलिए प्रशासन भ्रष्ट हो गया। ठीक है। दूसरा कारण है पुर्तगालियों ने ईसाई धर्म के बलपूर्वक धर्मांतरण की कोशिश की, मतलब ईसाई धर्म को बलपूर्वक अपनाने की कोशिश की। नेक्स्ट है डच और अंग्रेजी जैसी कई शक्तियाँ उभरी और पुर्तगालियों ने अपना नियंत्रण खो दिया था। ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला किस स्थान पर बनाया? तो ये गोवा में। ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला गोवा में बनाया। 450 वर्षों की अवधि में पुर्तगालियों ने समुद्री व्यापारी को नियंत्रण करने के लिए गोवा में कई किलों का निर्माण किया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। कौन सबसे महान पुर्तगाली गवर्नर था जिसने भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव रखी? अभी पढ़ा ना, अल्बुर्क ने। ठीक है। आगे, किस वस्तु के लिए डच इंडोनेशियाई द्वीप समूह में कपास के टुकड़ों का वस्तु विनिमय करना चाहते थे? तो ये जो डच लोग थे ये इंडोनेशिया से किस वस्तु के लिए आए थे? इंडोनेशिया से तो काली मिर्च और मसाले के लिए, जो कि काली मिर्च और मसाले ही भारत की गुलामी का मेन कारण बना। डचों ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में खोला। 1605 में स्थापित किया। रेशम, कपास, नील, चावल, अफीम डचों की मुख्य व्यापारिक वस्तुएं थीं। वे कभी भी भारत साम्राज्य का निर्माण नहीं करना चाहते थे। इंडोनेशिया का स्पाइस आइलैंड और पीपर उनके मुख्य आकर्षण थे। वो भारत में नहीं आना चाहते थे, लेकिन ये जो कुछ सामान थे हमारे पास, मसाले और काली मिर्च, इस वजह से उन्होंने अपना एक कंपनी स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की ईस्ट इंडीज़ की पहली यात्रा किस व्यक्ति द्वारा आयोजित की गई? ये सर जॉन्स लेकेस्टर के द्वारा। ईस्ट इंडीज़ की पहली यात्रा सर जेम्स लेकेस्टर द्वारा 1601 में आयोजित की गई थी। उनके जहाज का नाम रेड ड्रैगन था। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि प्लासी की लड़ाई को वास्तव में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का फैसला करने वाला कहा जा सकता है? यह कथन आरसी मंजुमदार का है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पिंडारियों को हराने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने निम्नलिखित में किस शक्ति के साथ गठबंधन किया? ठीक है। तो ये भोसले, जो राजा भोसले थे और सिंधिया, इन दोनों की शक्ति का गठबंधन किया। ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किसको हराने के लिए? पिंडारियों को हराने के लिए। ये पिंडारी कौन थे? देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भोसले, आपा साहिब का हो या सिंधिया के साथ गठबंधन किया। पिंडारियों को हराने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने स्वयं हिंदुस्तान की सेना की कमान संभाली थी। नेक्स्ट, कौन ब्रिटिश अधिकृत भारत का पहला गवर्नर जनरल था? ये विलियम बेटिक। पूरा ज़रूर वीडियो देखिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और ये मतलब लाइन वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन उठाए गए हैं और ये इसी तरह चलती रहेगी। प्राचीन इतिहास, माध्यमिक इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है। क्योंकि आप लोगों को अपना सब्जेक्ट बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। इसलिए इसमें कोई भी वो नहीं चलेगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल जा रहे हैं। आप ध्यान रखिए, इसका लेवल जो कठिनाई का होगा वो किस लेवल का होगा? ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है। तो आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं पढ़ाने में, ये सोचिए। ये मत सोचिएगा कि आप लोग 7th 8th या 9th 10th के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सब तैयार कर रहे हैं। ग्रेजुएशन के बच्चों की जो आपका एग्ज़ाम होगा, क्वेश्चन जो बनेंगे वो ग्रेजुएशन के लेवल का बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये विलियम बेटिक थे। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, मराठा शक्तियों को बाजीराव प्रथम के समय में विभाजित किया गया था। कौन सा स्थान उनकी संबंधित मराठा शक्ति के साथ नहीं है? तो ये देखिए, बाजीराव प्रथम के समय मराठा शक्तियों को 5 भागों में विभाजित किया था। ठीक है। कौन कौन से? बड़ौदा, गायकवाड़, नागपुर, भोसले, इंदौर, होलकर, ग्वालियर, सिंधिया, पूना, पेशवा। पूना, पेशवा एक माना जाएंगे, है ना। सिंधिया, ग्वालियर दूसरा ना, और भोसले, इंदौर, होलकर ये तीसरे, गायकवाड़, नागपुर ये चौथे, 5वें। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। ठीक है।
अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम शासक का नाम वाजिद अली शाह था। यह 1847 में सिंहासन पर चढ़ा और 1856 तक चला। नेक्स्ट है बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के बारे में सही कथन। ठीक है, तो ये देखिए इसमें जो ये तीनों कथन दिए हुए हैं ना, ये सभी सही हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, तीनों चारों कथन को सुन लीजिए अच्छे से। ठीक है, जो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त क्या था, तो इसने ज़मीन के मालिक के रूप में जमींदारों की सीमित अधिकार का सृजन किया। ठीक है, ये पहला कथन हो गया। दूसरा है जमींदार की न्यायिक शक्ति समाप्त कर दी गई। तीसरा है भूमि पर जमींदारों का स्वामित्व तब तक सुरक्षित था जब तक वे सरकार का राजस्व दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भू राजस्व की राशि भी निर्धारित की गई थी। ठीक है, देखिए कोल विद्रोह के पीछे कौन सा कारण था, तो ये दोनों कारण थे, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और उनके किलों को तोड़ना, ये दोनों कारण थे। ठीक है, आगे 1857 के विद्रोह के दौरान जमींदार मित्र ने धोखा दिया था ना, आपको पढ़ा चुके हैं। सोते समय अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया और मार डाला। वो कौन थे? तात्या टोपे। ठीक है, आगे किसने संभलपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, तो ये सुरेंद्र शाही ने किया संभलपुर में। आगे बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कौन भारत का वायसराय था, तो लॉर्ड कर्जन थे उस समय। ठीक है, देखिए ये अंतिम प्रश्न है। ब्रिटिश भारतीय संसद में बजट पर चर्चा करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत विधान परिषद को दी थी? ये ब्रिटिश के समय की बात है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ये क्या था? देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की, लेकिन उनमें आधिकारिक बहुमत बनाए रखा। इस अधिनियम ने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की और उन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति प्रदान की 1892 के तहत। ठीक है, बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लें। ठीक है, आपका पूरा SST का कोर्स इस चैनल पे करा दिया जाएगा और हिंदी भाषा का कोर्स।